चर्चा भी है कि जाति की राजनीति बनाम गरीबों का विकास। मसला शुरू हुआ जातिगत जनगणना से। जातिगत जनगणना को लेकर बहस भारत में नई नहीं है। हम जानते हैं 1931 के बाद से अभी तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हर सेंसस में इस बात को उठाया जाता है, लेकिन उसके कई तर्क हैं। देश को विभाजित न किया जाए, यह सबसे बड़ा तर्क रहा। जो सरकारें सत्ता में रहीं उनका यह कहना था कि यह विभाजन की राजनीति को बढ़ाता है, इसलिए जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बदलते वक्त में क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने बहुत साफ कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसका पलटवार भी प्रधानमंत्री ने किया है। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल कुमार बंसल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ हितेश शंकर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हितेश जी, आपका भी स्वागत है। अनिल बंसल जी, इस पूरी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 2024 के चुनाव को ही देखकर ये तमाम एक तरह से जातिगत राजनीति, जातिगत जनगणना से शुरू हुई राजनीति अब जो आबादी और हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसका काम देश को जोड़ने का होना चाहिए था और राजनीति देश को बांटने की दिशा में जा रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आजादी के वक्त जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सपना देखा था कि देश से छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद ये सब समाप्त किए जाएंगे और सब भारतीय होंगे, सब भारतीय कहलाएंगे। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही, आरक्षण आया, जो समाज के कमजोर और पिछड़े तबके थे उनको समानता का हक देने के लिए, उसमें भी ये अपेक्षा की गई थी राजनीतिक आरक्षण में कि 10 ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि 10 वर्ष बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज से भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद मिट जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम उसी जो संकुचित विचारधारा है, जातिवाद, हम कहां ले जा रहे हैं देश को। अगर हम इस तरह से बांटेंगे, कल बैकवर्ड हुआ, फिर मोस्ट बैकवर्ड हुआ, दलित हुआ, अति दलित हुआ, इसका वर्गीकरण की कोई सीमा नहीं होगी। फिर जातियों में उपजातियां आ जाएंगी। तो यही सब अगर समाज में हम करेंगे तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि गरीब, जो हमने अंत्योदय योजना चलाई, उसमें भी मापदंड यही था कि जो कतार का अंतिम आदमी है, सरकार का दायित्व है कि उसका उत्थान करे, उसको आगे बढ़ने में योगदान करे। जो किसी भी कारण से पिछड़े रह गए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो अगड़े हो, ये एक मापदंड हो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी इस तरह का आरक्षण जैसा हम चाहते हैं या जो हम हमारे देश में मांग रहे नहीं है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसका तरीका क्या बनाएंगे? हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में, लोकसभा में एक एक जाति की हम गणना करेंगे, इस आधार पर फैसले होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जो देश को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मजबूत करने की बात थी, वो स्वप्न इससे कहीं साकार होगा। और क्या आखिर सरकार करना चाहती है? जो भी पिछड़ा है, जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, हम उसके कल्याण की बात करें। जब पहले से हमारा संविधान भी धार्मिक आधार पर, तो हितेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, हितेश जी, प्रधानमंत्री का कहना है कि बड़ी आबादी, जो आबादी और हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो गरीब सबसे बड़ी आबादी, तो उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उस तक तमाम योजनाएं पहुंचनी चाहिए, विकास पहुंचना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए सवाल आज बड़ा प्रधानमंत्री ने रखा, चाहे वो 2024 के चुनाव का हो या फिर उन लोगों के लिए जो राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को सही भी ठहरा रही हैं और ओबीसी की मांग कर रही हैं, तो उन तक मौजूदा सरकारों ने विकास कितना पहुंचाया? देखिए ऋतु जी, आपने जो बात की है, आज के अगर प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था उसका अगर रेफरेंस, उसका अगर संदर्भ लें तो मुझे 2-3 बातें इसमें बड़ी मार्के की लगती हैं। पहली बात तो जो लोग जातियों में विभाजन की फांक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक अंडरलाइन किया, रेखांकित किया कि गरीबी की कोई जाति नहीं है और बड़ी समस्या गरीबी है। और जब आप सबका साथ, सबका विकास की बात कहते हैं तो जाति की नहीं है। ये बड़ा नैरेटिव है जो समाज को समझ आने लगा है। दूसरी बात, इसके बरक्स, इसके सामने जो राजनीति चल रही, जरा उसे समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ऐसी जो भी पार्टीज हैं, अगर हम देखें भाजपा का मुकाबला किन से है, भाजपा के सामने जो पार्टियां हैं, आप उनका नेतृत्व देखेंगे कि अपने अपने एक क्षेत्र या एक परिवार, उसको लेकर चलने वाली जो पार्टी हैं, उन्होंने एक जाति में, एक वर्ग में
अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की है कितना, उसकी छीजन तो चुनाव परिणामों में बार बार सामने आई है। मगर वो सब लोग इकट्ठे हो गए और चुनाव जो लड़ा जा रहा है, एक तो ये आंकड़ा ये पहली बार इस तरह से रखा गया होगा, मगर राजनीतिक दल जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट करते हैं, जिनके पास हर पन्ने के उन्होंने इंचार्ज बना रखे हैं, उनके पास तो ये नंबर पहले से था जी। मगर ये एक बड़े नैरेटिव के तौर पर रखा गया। इसके साथ सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पेजेस हैं जो ये छोटी छोटी पार्टी जो कुनबा परस्त पार्टियां हैं वो पेज चला रही हैं और जाति के आधार पर वो पेजेस चला रहे हैं। ऐसे में विकास को भी जाति के नैरेटिव में उलझाना और देश का जो हम बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हैं, जैसे रोड की रफ्तार है, बिजली है, सड़क, पानी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, इसको जाति में उलझाया जा सकता है क्या? क्योंकि विकास के पैमाने पर अगर आप बात नहीं कर सकते तो लोगों को भड़का दो। अब आप अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया में ऐसे हजारों हजार आपको पेजेस दिख जाएंगे। और मैं एक चीज और रिकॉल कराना चाहूंगा, आज का जो समय है जी। और पीछे अगर चले जाएं पुराने इलेक्शन के समय, तो एक कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल की बात आई थी जी। कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल यही था कि लोगों में एक फांक, एक दरार पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मंच रहेगा सोशल मीडिया का, औजार, उपकरण या नैरेटिव का आधार बनेगी जाति। ये उन्होंने अपना एक तरह से बात ऐलान हो गया है इस बात का। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये असल लड़ाई भारत को जो लड़नी है कि बंटना नहीं है, बांटने की राजनीति तो अंग्रेजों ने भी की थी। और अनिल जी, आप दोनों से एक सवाल। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से भारत की राजनीति को देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का उठना और उनका बढ़ना, उनका गिरना भी, उनका आधार भी आपने देखा है। तो जब राजनीतिक पार्टियां जाति पर आधारित होती हैं और जाति पर आधारित रहते हुए सत्ता में बैठती हैं, उसमें भी तमाम जाति के उन्हीं जातियों को एक तरह से सत्ता की मलाई का सारे फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ जब हम धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो मुसलमानों से संबंधित तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन्हीं को लेकर बनी हैं, चाहे वो AIMM हो, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, ये तमाम वो पार्टियां रही हैं जो खासकर एक समुदाय को लेकर है। ऐसे में जब बात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना देश में हिंदुओं को बांटने की बात कर रही है, तो क्या ये आपको बड़ा नैरेटिव दिखता है? वो ये क्या बदलाव दिखा रहा है, क्या संकेत दे रहा है देश में? अनिल जी पहले आपसे, फिर रितेश जी आपके पास आती हूं। हिंदुओं को बांटने की कोशिश, बिल्कुल सही कहा है। विभाजन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जब विकास की बात होगी तो प्रधानमंत्री जी गरीब की बात करते हैं, गरीब में फिर जाति, धर्म, उसकी परवाह किए बिना बात करते हैं। वो कहते हैं किसी का भी तुष्टीकरण नहीं और सबके साथ न्याय। जब सबके साथ मानवता की सबसे बड़ी, कल्याण की, विकास की सबसे बड़ी कसौटी यही हो सकती है कि हम भेदभाव ना करें। जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसकी मदद करें। मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई अच्छी नीति हो ही नहीं सकती। अगर हम जातियों में, अब जातियां तो सबल भी हैं, अगर हम पिछड़े तबकों में बात करेंगे तो फिर अति पिछड़ी जातियां हैं, फिर और जाएंगे तो और उसमें आएंगे। हमने क्रीमी लेयर का इशू भी आया, हमने देखा कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वही 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक ले रहे हैं, जो आरक्षण से वंचित रह गए वो 50 साल से वंचित हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे इसके दुरुपयोग हैं और बहुत सारी खामियां हैं। ये हम देख चुके हैं पहले भी कि जाति आधारित जो भी राजनीति होगी वो देश के लिए, कम से कम व्यक्तियों के लिए, खास दलों के लिए। तो क्या आज आपको लगता है कि बड़ा संकट जाति आधारित राजनीति में हिंदुओं को बांटने का दिखाई दे रहा है? क्योंकि हितेश जी, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था देश में संसाधनों पर सबसे बड़ा और पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या कांग्रेस अब अपने इस स्टैंड से शिफ्ट हो रही है, या कांग्रेस क्या कहना चाह रही है आज की तारीख में जब सबसे ज्यादा आबादी और हिस्सेदारी की बात कर रही है? देखिए रितु जी, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके साथ मुझे एक बात और लगती है कि कांग्रेस शायद अपने ही जाल में फंस गई है। और वो फंस इसलिए गई है कि लोगों को भले दिख रहा हो, मगर वो जाल जो है अर्बन नक्सल्स का हो सकता है जो आज कांग्रेस के कंधे पर सवार हैं। आज जिस जगदलपुर में ये सभा हो रही थी, आप याद कीजिए, महेंद्र कर्मा जिसे बस्तर का शेर कहा जाता था, आज वहां पर एक स्टील प्लांट लगा है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी बात हो रही है। तो जिन जनजातीय समाज को, आदिवासियों को, जिनको रोजगार की बात हो रही है, कांग्रेस के नैरेटिव में वो सब जंगल जमीन सारे लोग गायब हैं। उस कार्यक्रम से कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग गायब हैं, उन लोगों के सरोकार गायब हैं, अपने महेंद्र कर्मा की आवाज भी गायब है। जो महेंद्र कर्मा यही लड़ाई लड़ते हुए नक्सलियों के हाथ मारे गए,
दूसरा, वही नक्सली ताकतें जो चला रही हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि जो तेंदुपत्ता का काम था, जो खनन का काम था, जिसमें पत्ते में पत्ती रहती थी, उस पर कांग्रेस नहीं बोल पा रही है। और आपने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस बहुत कम संख्या होने पर भी अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक है ऐसा जोर मार रही थी, अब उसे मानना पड़ेगा कि नहीं, वास्तव में ये संसाधन तो हिंदुओं के हैं और हिंदुओं के संसाधनों को हम मुसलमानों को दे रहे थे। ये बेईमानी कांग्रेस की तरफ से हुई थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी ये बात बड़ी स्पष्ट की थी कि हिंदू समाज में जाति हैं, ऊंच नीच असमानता की वजह से कुछ जातियां कमजोर रह गई हैं, उनके लिए प्रावधान किए गए थे। मुस्लिम समाज में तो जब उम्मत की बात होती है, सबकी समानता की बात होती है, तो वहां के लिए आरक्षण नहीं था। मगर जिन कमजोर जातियों को मिलना चाहिए था, वहां का हिस्सा आपने इतने सालों तक मुसलमानों को दिया है। पिछले इलेक्शन तक आप पैरवी करते रहे कि यह हिस्सा उनका है। तो ये जो दोमुहापन है, ये आज एक्सपोज हो गया अचानक इस राजनीति को भुनाने के चक्कर में। और दूसरी बात एक और है कि बांटो और राज करो, ऐसी आदत अंग्रेजों की थी, मगर बांटने के साथ मिटाने का भी जो एक षड्यंत्र है वो भी सामने आ रहा है। ये अलायंस ऐसा है जो जातियों में बांटने की बात करता है, मगर साथ साथ सनातन को ललकारता है। इसलिए हिंदुत्व पर दो तरह से प्रहार करना है और सिर्फ अपने कुनबे को बढ़ाने का काम करना है, लोगों को बरगलाना है। ये बात मुझे लगता है पॉपुलर नैरेटिव में अभी, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह देखेंगे, बड़ी तेजी से आ रही है। और आजकल के समय में कोई बात चलनी है, वो चलने के लिए राजनीति और राजनीतिक दलों की मोहताज नहीं है, समाज समझता है। जी हाँ, बिल्कुल। ओबीसी की बात करने वालों को ये एक बहुत बड़ा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और साथ ही साथ देश की जनता को भी, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को देख रही है, उनका कहना है कि ये वक्त इस समय राजनीतिक पार्टियां जब जातिगत जनगणना और किसी एक जाति के लिए बात करती हैं तो वो देश को बांटने की बात कर रही हैं, हिंदुओं को बांटने की बात कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका भी, हितेश जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।